नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूं दोस्तों। आपके पिछले साल का जो पेपर हुआ था दोस्तों RAS भर्ती परीक्षा का, तो RAS का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं मैं। यहां पर पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन होगा, जो कि आपके 1 अक्टूबर 2023 को ये पेपर हुआ था दोस्तों। 150 क्वेश्चन है आपके इस पेपर में। जीके और जीएस का ये पेपर होता है, पहला पेपर होता है, यानी कि एक ही पेपर होता है RAS में, जो कि प्री क्वालिफाई होता है, प्री पेपर होता है। ये पूरा आपको मैं करवाने वाला हूं सॉल्यूशन, और 3 घंटे का ये पेपर होता है और 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि वो जो आजकल गोला भरना होता है ना, उसके लिए। तो 3 घंटा 10 मिनट का समय पूरा इसमें मिलता है। तो अब पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, इससे पहले के जो पेपर हुए हैं वो भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए मित्रों। और आपको जो आंसर बताने वाला हूं मैं, ये फाइनल की जो आंसर की आती है दोस्तों RPSC की, उसके अनुसार बताने वाला हूं। तो आप अंत तक वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिएगा दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, तो आपको बताना है। मैं या तो जूम कर लेता हूं इसको, हिंदी में कर लेते हैं, तो आपको बताने हैं फिर इस प्रश्न। ठीक है, आप बताओ। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम में आपको व्यवस्थित करना है मित्रों। तो घटता हुआ क्रम में व्यवस्थित करोगे तो धौलपुर में सबसे अधिक बरसात, फिर जो है आपके राजसमंद, फिर जालौर। इस प्रकार मानसूनी वर्षा की अवरोही क्रम होता है, घटता हुआ क्रम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? यानी कि 3 नदियों का जो संगम होता है उसे ही त्रिवेणी कहते हैं। तो कौन कौन सी नदी है जो त्रिवेणी संगम बनाती है? जवाब हो जाएगा बनास, मेनाल और बेड़च। क्या? बनास, मेनाल और बेड़च, ये आपका सही जवाब होगा। ये जो है क्या बनाती है? संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम। आपको पता है सबसे ज्यादा जो त्रिवेणी संगम बनाती है वो बनास नदी बनाती है, ये भी आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप नहीं पूछा जाएगा क्योंकि दोस्तों पुराना हो चुका है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, ये डिलीट कर दिया गया था RPSC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। जो चुकंदर होता है दोस्तों, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहां पर लगाया गया था? तो प्रथम चीनी जो उद्योग है चुकंदर पर आधारित, वो लगाया गया था श्री गंगानगर पर। कहां पर? श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। आपको बताना है कि जो माही बजाज सागर बांध है या परियोजना है, ये दोस्तों किसकी संयुक्त उपक्रम है? सब विद्यार्थियों को पता होगा मित्रों इस प्रश्न का जवाब, ऐसा आशा करता हूं। तो गुजरात और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है या संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जो वृद्धि दर दर्ज की गई है वो जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा श्री गंगानगर। क्योंकि दोस्तों अभी जो है नई जनगणना तो हुई नहीं, तो पुरानी अभी भी क्वेश्चन आने वाला है, तो पुरानी जनगणना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कालाखूटा, लीलवाणी, नारदिया, तिम्मा मोरी किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? सबको पता होगा, बता दो फटाफट से। तो मैग्नीज के लिए ये क्षेत्र जाने जाते हैं। कौन कौन से? कालाखूटा है, लीलवाणी है, नारदिया और तिम्मा मोरी। तो ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के उत्पादक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। तो काली सिंध की बात कर रहा हूं, तो काली सिंध ताप बिजली स्टेशन कहाँ है? काली सिंध, तो काली सिंध आपके हो जाएगा झालावाड़ में। कहां पर मित्रों? झालावाड़ में। आपको बताना है वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला जो सुमेलित नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो आपको पता है सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, राम सागर वन विहार ये धौलपुर में है, और बस्सी चित्तौड़गढ़ में है।
परंतु शेरगढ़ दोस्तों बूंदी में नहीं है, शेरगढ़ आपके बारां में है। कहाँ पर है? शेरगढ़ कहाँ पर है? बारां में है, बूंदी में नहीं है मित्रों। चलो अगला प्रश्न, माही कंचन और RCB 911 संकर किसमें किसकी है? तो माही कंचन के बारे में बताना है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो जवाब हो जाएगा क्रमशः मक्का तथा बाजरे की। माही कंचन तथा RCB 911 संकर किसकी है? तो माही कंचन तो मक्के की हो गई और RCB किस 911 किसकी हो गई मित्रों? ये हो गई बाजरे की। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, लीजिए दोस्तों आपके सामने। तो भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथन दे रखे हैं, वो आपको बताने हैं। तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो अंतिम जो सभा का अंतिम अधिवेशन है वो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। बिल्कुल, तो 1 और 2 दोनों सही है। तो कौन सी में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में ये सही आ रहा है मित्रों, तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो सभी विद्यार्थी इसका जवाब दीजिएगा। जवाब हो जाएगा 9वीं। क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, आप अंत तक बने रहना। मैं बता रहा हूं 150 में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे आपकी इस RS भर्ती परीक्षा में। और दोस्तों आपको बताएं RS की जैसे परीक्षा होगी उससे पहले आपको PYQ क्वेश्चन कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। यदि सच में आप लोगों का विश्वास है कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको PYQ क्वेश्चन तो करने ही होंगे, मतलब करने ही होंगे, जरूरी है। ये नहीं करोगे तो पता ही नहीं लगेगा पेपर कैसा आता है, पेपर में क्या नहीं आता है। तो ये इस प्रकार याद कर लेना है आप लोगों को। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने। तो त्रुटिपूर्ण कथन हो जाएगा, ये बार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रतिक्रिया से उसे उसके जीवन या देह स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। तो त्रुटिपूर्ण कथन ही अपने को ढूंढना था, तो ये हो जाएगा और सारे के सारे सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, नतमल जी की हवेली अवस्थित है। नतमल जी की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में है दोस्तों नतमल जी की हवेली। आप लोग बता देना मुझे कमेंट करके कि जो है इससे पहले जो पेपर हुआ था उनका भी सॉल्यूशन करवा देना, है ना? तो मैं उनका भी करवा दूंगा। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। तो राज्यसभा के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन क्या हो जाएगा? डॉक्टर S राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार दो कार्यकाल पद पर है। गलत बात है ना? तो ये गलत है, तो गलत ढूंढना था, त्रुटिपूर्ण ढूंढना था। जबकि ये क्या हो जाएगा? प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया। बिल्कुल सही है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों के 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल सही है। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। ये सही है। जो पहला है वह त्रुटिपूर्ण है। 19वें नंबर का क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। और चलते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन पर। ये रहा 20वें नंबर का। सूची स्पष्ट दे रखी है, निर्देश सिद्धांत, और सूची R में दे रखा है अनुच्छेद। तो आपको बताना है। तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 39A में। पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में अनुच्छेद 48A में बताया गया है। काम करने का अधिकार है अनुच्छेद 41 में। स्मारकों का संरक्षण, तो ये स्मारकों का संरक्षण है अनुच्छेद 49। ये किस में आ रहा है? तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के
कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो बताना है कौन सी नहीं है। तो जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 12। कौन सी नहीं है, कौन सी धारा नहीं है, सॉरी धारा कौन सी नहीं है, 12 धारा नहीं है मित्रों। चलो अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापना करने की अनुशंसा की थी? निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापना करने की अनुशंसा की थी? जवाब हो जाएगा सरकारिया आयोग ने। किसने? सरकारिया आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नांकित में से विचार करना है और सही जवाब चेप देना है आप लोगों को। तो राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। बिल्कुल, 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। बिल्कुल, तो 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। सूची फर्स्ट में सीएजी के बारे में दे रखा है, सूची आर में दे रखा है आपको अनुच्छेद। तो सीएजी की नियुक्ति होती है आर्टिकल 148 के अनुसार। केग जो सीएजी होता है इसकी जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 में दिया गया है। केग के सीएजी के जो कर्तव्य और शक्तियां होती है वो अनुच्छेद 149 में। संघ के खाते का प्रपत्र ये जो है अनुच्छेद 150 में। और ऑडिट रिपोर्ट के बारे में अनुच्छेद 151 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में जो सही नहीं है वो बताना है। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिल्कुल सही है। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। बिल्कुल सही है। CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। बिल्कुल, तो ये भी सही थे आपका। बस यहाँ पर जो है बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये गलत है दोस्तों। आपको पता है ये तो नहीं रहे ना। बिल्कुल, कौन रहे फटाफट कमेंट कर दो, मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर बता दोगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? मैं अधिकतम की बात नहीं कर रहा हूं। एक और ऑप्शन दे देता हूं यहां पर 6 नंबर का, आप बता दो फटाफट, जल्दी से बता दो फटाफट। आपको पता है राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? न्यूनतम किसी भी राज्य की, राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में कहीं भी 12 से कम जो है मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं होगी, ये मिनिमम है। अधिकतम होती है जो राज्य में विधानसभा सदस्य है उनके 15% के बराबर। जैसे कि राजस्थान में 200 सीटें हैं तो 200 का 15% निकालोगे तो आपकी 30 सीटें आएगी। अधिकतम राजस्थान में कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। यदि बढ़ेगी भविष्य में तो बता देंगे, है ना। अभी तक 30 हो सकती है। बताओ 2022 के राष्ट्रपति निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। हाँ, यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखा करो। तो राजस्थान का जो मत मूल्य कितना था एक वोट का? तो ये था 129 से। कितना? 129 से। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? इसका जवाब देना है तो ये आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श उपरांत करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? जवाब हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है?
तो आपको बताया राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड भी है, राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी है, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है, हाउसिंग बोर्ड नहीं है वे केवल। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक, पहले ग्राम सेवक हुआ करता था, ग्राम सेवक की वैकेंसी आती थी ना, अब ग्राम सेवक की वैकेंसी नहीं आती। क्यों नहीं आती? अब आती है वैकेंसी ग्राम विकास अधिकारी की, क्योंकि नाम परिवर्तन कर दिया, ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी बना दिया, अधिकारी बना दिया भाई अब, है ना। प्रस्तावित किया गया है, तो कौन कब किया गया था? तो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 में किया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उनको बताना है आपको। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है, परंतु भाई साहब राज्यपाल हटा नहीं सकता। देखो तो सही आप, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपना पद हटाए जा सकते हैं, राज्यपाल नहीं हटा सकते, राष्ट्रपति कुछ कर सकता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तो तहसीलदार की जो नियुक्ति होती है वो राजस्व मंडल द्वारा होती है, रेवेन्यू बोर्ड द्वारा होती है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न में चलता हूं, ये रहा। 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? तो लोकायुक्त से संबंधित है। 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में एक गठित हुई थी समिति, वह जो समिति थी वह किस विषय पे संबंधित थी? तो वह लोकायुक्त से संबंधित थी। अगला प्रश्न ये रहा, यहाँ पर आप लोगों को राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बारे में आप लोगों को बताना होगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रावधान में ये एक सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल एक सदस्यीय आयोग है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा मित्रों। अगला प्रश्न दोस्तों, अब तक अपन 35 क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे लगातार पूरे 150 क्वेश्चन करने हैं, बस आप मेरे साथ प्यार से जुड़े रहिएगा मित्रों। बताओ, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया था? जवाब हो जाएगा जोधपुर में। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है? कोई भूखा न सोए, तो इसका संबंध किससे था दोस्तों? इंदिरा रसोई योजना से था। परंतु अब इंदिरा रसोई योजना का नाम क्या कर दिया है? बदल दिया है भजनलाल जी ने, और भजनलाल जी ने नाम रख दिया अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या रख दिया? अन्नपूर्णा रसोई योजना। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देखो, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इन कथनों के बारे में बताना है मित्रों। तो पहला कथन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 प्रावधान आयोग के अध्यक्ष, नहीं गलत है ये ना। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास के अध्यक्ष थे, अभी जो है बदल दिए हैं, वैसे उस समय यही थे, इस हिसाब से ये सही हो जाएगा, अभी बदल गए हैं। तो मैं बता दूंगा आपको अपडेट, ये अभी याद मत करना ना, नए आ गए हैं। अब कौन आ गए? नए आ गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है, आपको बताना है इसके बारे में। तो सकल राजकोषीय घाटा इक्वल टू क्या होता है? शुद्ध घरेलू उधार प्लस RBI से उधार प्लस विदेशी उधार, ये सकल राजकोषीय घाटा के इक्वल टू होता है। चलो अगला प्रश्न अपन लोगों के लिए, निम्नांकित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु यानी कि पब्लिक गुड नहीं है? लोक वस्तु नहीं है तो वह क्या नहीं है? कार्स नहीं है, कार नहीं है, ठीक है, जबकि सरकारी प्रशासन है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, सड़कें हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, प्रश्न है आपका लिए, मुद्रास्फीति के संबंध में आपको कथन दे रखे हैं। पहला कथन है,
हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संक्षिप्त करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। तो उसे इतना बड़ा क्वेश्चन दिख गया तो बच्चे छोड़ ही देते हैं, परंतु कम से कम अभी तो एग्जाम नहीं है, पेपर नहीं है आज तो आज तो कम से कम पढ़ लो, वहां एग्जाम में देख लेंगे। पर पढ़ना तो जरूरी होता है क्योंकि 3 घंटा 10 मिनट का समय मिल रहा है। दूसरा कथन है कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो दोनों कथन सही है, तो 1 और 2 सही होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों को पढ़ो और जवाब दो। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देता है। हाँ, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चलाया था और 125 दिन का मतलब 100 दिन पहले काम कर लिया आपने, 100 दिन पूरे हो गए तो 25 दिन और दे देते हैं, इस प्रकार 125 हो जाते हैं। क्या दूसरा सही है? पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध है। गलत, 30 में नहीं भाई, जस्ट 15 दिन में दे दिया जाता है रोजगार, 30 में नहीं 15 में दे देते हैं। क्योंकि मैं भी इसमें नौकरी करता था, मैंने छोड़ दी है नौकरी। ठीक है दोस्तों, मैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में दोस्तों जो वैकेंसी निकली थी उसमें अपना नाम था, अपन ने वो छोड़ दी, 28 दिन काम करिए। ठीक है, तो केवल 1 सही होगा, इसलिए इतना तो पता है अपन को। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण से संबंधित सही विकल्प नहीं है? तो दोस्तों सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, ये विकल्प कतई सही नहीं है ना। चलो अगला प्रश्न में चलता हूं, ये रहा, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं आपको बताना है? तो भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, ये गलत है। जबकि भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, बिल्कुल। औषधि उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14वें स्थान पर है, ये बात भी सही है, ये भी सही है। औषधि उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में 3रे स्थान रखता है, ये बात भी सटीक है। चलो अगला प्रश्न, वैश्विक खुशहाली 2023 में किस क्रम पर था? 126। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए, ध्यान से पढ़ो, प्यार से पढ़ो। देखो, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 2021 में अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया, ये गलत है। और सारे के सारे ये कथन सटीक है। निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है तो ब्याज दर, सार्वजनिक व्यय है, हिनार्थ प्रबंध है, करारोपण है। निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है ब्याज दर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, पढ़िए ध्यान से। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन के होने का अनुमान है? तो कितना होने का अनुमान था? दे दा 5.18%। अब इसको याद मत करना क्योंकि ये नहीं आएगा। अब नई आर्थिक समीक्षा आई है तो थोड़ा उसको भी पढ़ लिया जाए। हाँ, तो उसको जरूर पढ़ लेना क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे आप लोगों के, आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन भी आते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए कुछ कथन दिए गए हैं, वो आपको बताने। अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, क्या ये सही है गलत है? बताओ। गलत है। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना है, इसके गिरते स्तर को रोकना है। बिल्कुल, बी ऑप्शन सही है, यानी कि कौन से में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
तो कौन सा है? इस योजना में लघु क्षेत्र में उद्यमियों 15 करोड़ तक ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। गलत है। क्या है? गलत है। आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लो, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये। आप बताइए इस योजना में जो तीनों कथन दे रखे हैं नीचे वाले, ये तीनों के तीनों कथन ये तो सही हो जाएंगे, तीनों के तीनों कथन। अगला प्रश्न। और अभी दोस्तों भजन लाल जी ने दोस्तों 2024-25 के जो बजट घोषणा की है, इन बजट घोषणाओं में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जरूर याद कर लेना, काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ष 2022-23 में इसको छोड़ दो आप, अब ये नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं आएगा। हाँ ये देखो, राजस्थान राज्य, ध्यान से पढ़ लो आप सारे के सारे क्वेश्चन। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना यानी कि कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन के जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो जवाब हो जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब? राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। और इसको 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। क्या? इन्वायरमेंटल डे, पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, जबकि 14 जून को ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? बता देना, पता हो तो आप लोगों को। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? जवाब हो जाएगा 2005 में। क्या होगा? 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं, जैसे नन्हे शिशु कौन से होते हैं? जो 0 से 6 माह के होते हैं, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी योजना में? ये प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नांकित में से कौन सी विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो आप लोगों ने सुना होगा इंदिरा महिला या फिर बोलते हैं शक्ति उड़ान योजना। तो ये दोस्तों आजकल मतलब हर जगह चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा जो आंगनबाड़ी वगैरह जो होती है वहां पर पेड़ दिए जाते हैं, तो सैनिटरी नैपकिन मतलब, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा? जो मासिक धर्म होता है उसके स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, इसका उद्देश्य है शक्ति उड़ान योजना का। और दोस्तों इसमें जो 10 साल की लड़की होती है वहां से शुरुआत की जाती है, यानी कि 10 साल की जो बच्चियां होती है उनको लेकर के जो उम्र लास्ट क्या है वो थोड़ा दिमाग से जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो 12 जो है सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखना, पूछे जाते हैं कितने दिए जाते हैं और कितने साल की बच्चियों को दिए जाते हैं शुरुआत में, है ना? ठीक है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि है? तो आपको बताना है इसके बारे में। जवाब हो जाएगा मार्फिन। क्या हो जाएगा? मार्फिन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी कि इसको दूसरा नाम है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया ठीक किया जाता है। अब इसको याद करने की ट्रिक अपने पास बड़ी गजब की है भाई साहब।
ठीक है ना। वो ट्रिक हम बताएंगे आप लोगों को और जिंदगी भर याद रहेगा। निकट में कितने अक्षर आ रहे हैं? निकट में 3 अक्षर आ रहे हैं। दूर में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। अब आप याद ये करो कि निकट वाला मतलब 3 आ रहे हैं तो बड़ा अक्षर होना चाहिए, यानी कि 2 ही तो होते हैं, उत्तल और अवतल हैं, ठीक है। तो निकट में 3 अक्षर आ रहे हैं तो 4 अक्षर वाला ढूंढो, 3 + 1 कर लो, 4 वाला ढूंढो, अवतल अवतल, ये तो होगा ही नहीं इसका मतलब। फिर आना चाहिए दूर का मतलब 2 + 1, 3 अक्षरों वाला यानी कि अवतल से बड़ा वाला, तो दूर, तो उत्तल आना चाहिए, बेलन नहीं आना चाहिए। जवाब हो गया, हुआ कि नहीं हुआ याद? छोटे के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़ा, हो गया 1 मिनट में याद। ऐसे याद करना है, मैंने ऐसे याद कर रखा है, आपकी मर्जी, आप भी कर सकते हो या आप अन्य ट्रिक भी बना सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक, भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन यानी कि SPMRM, ये आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है? क्लास पसंद आ रही है तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ठीक है मित्रों, फटाफट शेयर कर दो। डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाएं। अब इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों, है मुझे भी जो है कई क्लास में पढ़ रहा था मैं कभी जो है, तो मैंने याद की थी BK मांगता है PG, कैसे याद करोगे? बन के BK मांगता है PG, तो ऐसे याद करो। अब ये बढ़ता हुआ क्रम है ना, बन के BK मांगता है PG, भाई याद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब बस इसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, बस यही। अब इसको मैं याद कैसे करवाऊंगा? देखो इसको याद करने का बस सिंपल सा लॉजिक है। अब यहां पर कौन सा हो सकता है? तो आपको यहां पर देखो बिट, तो बी का मतलब इस जो ये बी है इसका मतलब होता है बिट, तो बिट हो गया। सबसे पहले बिट ढूंढो, बी, एफ आएगा सबसे छोटा पहले, तो एफ किस किस में आ रहा है? तो इन दोनों में तो आ नहीं रहा, नीचे वाले रेस में, इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ रहा है ये बड़ा बी का मतलब क्या? ये तो यहाँ नैनो तो है ही नहीं, ठीक है ना, नहीं है ना। तो फिर क्या देखो, अब बिट के बाद बाइट, तो बाइट किस में आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है। फिर बाइट के बाद आ रहा है यहाँ पर K फॉर किलोबाइट, तो किलोबाइट वाला आ रहा है। फिर अब यहाँ पर किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, तो मेगाबाइट में C आना चाहिए, तो C इसी में आ रहा है, तो ये हो जाएगा। फिर आपका क्या आ रहा है यहाँ पर? मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, तो गीगाबाइट इसमें आ रहा है, ये आ रहा है। फिर गीगाबाइट के बाद यहाँ पर और यहाँ T भी आएगा, मांगता है PG, हाँ यहाँ T, G और फिर T आएगा, तो फिर यहाँ पर टेराबाइट। तो इस प्रकार ये हो गया, होगा कि नहीं? बिल्कुल ऐसे याद करना है, बन के BK मांगता है PG, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न है 23 अगस्त 2023 के LCA यानी कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल है, जवाब क्या हो जाएगा आपका? जवाब हो जाएगा दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलीओस 2 तथा ल्यूम लाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया उसका क्या नाम था? जवाब हो जाएगा PSLV C-55, यह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमाएं वही बनी रहती है तो प्राप्त संरचना क्या कहलाएगी? तो प्राप्त संरचना क्वांटम बेल कहलाएगी। क्या? क्वांटम बेल। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? कौन सा फाइल प्रारूप है जो वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है, आपको पता है MP4 भी वीडियो प्रारूप होता है, AVI भी होता है, MOV भी होता है, और MP3 तो आप गाना सुनते हो ना, क्या करते हो? गाना सुनते हो, और जो गाने वाली फाइल होती है उसके पीछे लिखा होता है MP3। MP3 लिखते आप समझ जाते हो कि गाना है, हमको गाना सुनना है, आज भजन सुनना है ना, समझ गए आप लोग? चलो
अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन का चुनना है। प्रोटीन के बारे में गलत कथन है, हम प्रोटीन जंतु पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो सही है। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं, ये भी सही है। हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन होता है, गलत बात है, ये सही हो जाएगा। प्रोटीन हमारे शरीर का रचक खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, बिल्कुल। अगला प्रश्न, ब्लड ग्रुप रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन यानी कि एग्लूटिनोजन है, तो बताइए। जवाब हो जाएगा न तो ए है न ही बी है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? तो जीवाणुवीय रोग नहीं है, तो जीवाणुवीय रोग नहीं है डेंगू। डिप्थीरिया भी है, निमोनिया भी है, प्लेग भी है, जीवाणुवीय रोग नहीं है डेंगू। अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है। प्लाज्मोडियम की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो मलेरिया का कारण क्या बनती है? घातक बनती है, तो वह है फाल्सीफेरम। क्या? फाल्सीफेरम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, एनटीयू मापने की इकाई है, तो एनटीयू में किसको नापते हैं? एनटीयू किसकी इकाई है? बताओ, एनटीयू किसकी इकाई है? तो एनटीयू है आपके जल की आविलता यानी कि टर्बिडिटी मापने की इकाई। क्या मापने की? टर्बिडिटी मापने की इकाई है एनटीयू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? प्रदूषित जगह में यानी कि जो प्रदूषित जगह होगी तो ये नहीं उगेगा। कौन? लाइकेन। लाइकेन के लिए क्या चाहिए? अच्छी खासी प्यारी प्यारी जगह चाहिए, प्रदूषित जगह नहीं होनी चाहिए। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? जवाब हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में है आपका सही जवाब हो जाएगा राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है, तो जवाब हो जाएगा आपका 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान या ऊष्ट अनुसंधान केंद्र ये आपके कहाँ हैं? तो ये आपके हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स यानी कि श्री अन्न फसलों का है? श्री अन्न फसलों का है, आपको बताना है। सभी विद्यार्थियों का जवाब हो जाएगा ज्वार, कोदो, कांगनी, रागी। ये सब क्या है? श्री अन्न यानी कि ये क्या है? मिलेट्स है, ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? जवाब हो जाएगा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जवाब हो गया जोबनेर। जोबनेर कहाँ है? जयपुर में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है? क्या माना जाता है? गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है जीवाश्म ईंधन। क्या? जीवाश्म ईंधन जो है गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो आप लोग। कथन फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, आपको जो मजबूत कथन लगता है वह बताना है। कथन फर्स्ट है, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए? बताना है आपको। अब इसके बाद अब ये आपको ये कथन दे रखा है, अब तर्क बताना है। तर्क में से आपको बताना है कौन सा तर्क मजबूत है। हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, ये बात तो सत्य है, और हाँ प्रबल भी है, तभी तो बंद किया जा रहा है, नहीं तो डीजल इंजन ही चलवा लेते, इसीलिए कर रहे हैं। नहीं, भारत घरेलू आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता, ये गलत है। ऐसा कैसे? फिर नहीं करता तो फिर इतनी ट्रेनें लाइट वाली क्यों चलाते हम? बंद करते फिर इनको तो, ठीक है ना। तो पहला तर्क मजबूत है, यानी कि ऑप्शन
आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है यहाँ पर मित्रों। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए, ये रहा अगला प्रश्न कि यहाँ पर है 81 नंबर का क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी आपके पास दोस्तों 70 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो आप फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन है, एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड। आपको इन पूर्व धारणाओं को पढ़ना है और अपना जवाब देना है। तो पहला कथन है, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। ये कथन है और फिर इसकी पूर्व धारणा दे रखी है। अब क्या दोनों पूर्व धारणा सही है नहीं है वो बताना है आप लोगों को। चलिए, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, क्या सही है क्या गलत है बताओ ध्यान से। आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं, बताओ फटाफट। आपको कथन दे रखा है, पूर्व धारणा दे रखी है, इस पूर्व धारणा से आपको क्या लगता है फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो दोनों पूर्व धारणाएं यहां पर क्या होगी, अंतर्निहित होगी, ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए और फिर यहां पर आपको जवाब देना है। तो कथन दे रखा है और फिर कार्यवाही दे रखी है, आपको जवाब देना है। परंतु ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है ये, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहां पर दो निष्कर्ष दे रखे हैं और एक कथन दे रखा है, आपको बताना है। कथन है, पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा, मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। किसकी तरह, इंदौर की तरह। अब निष्कर्ष निकाला गया है यहां पर, नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा अनुभव है। क्या होगा बताओ फटाफट। दोस्तों यहां पर न तो निष्कर्ष एक निकल रहा है न ही दो निकल रहा है। अब यहां पर कहां पर बताया गया है कि यहाँ के लोग जो है जागरूक नहीं है, और कहां कहा गया है इस कथन में कि यहाँ के जो आयुक्त है वो इंदौर में काम कर चुके हैं, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। तो दोनों निष्कर्ष क्या होगा, सही नहीं होंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा दोस्तों, अगला और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से अगला पद क्या होगा। अब यहां पर ये कुछ पद दे रखे हैं, अब यहां पर ये पद दे रखे हैं, तो यहां पर पूछा गया है कि अगला पद क्या होगा। तो अगला पद क्या होगा, तो अगला पद होगा ये वाला, ठीक है ना, याद रखो। चलो अगला प्रश्न है, रीजनिंग के क्वेश्चन है मित्रों। एक निश्चित कूट भाषा में यहां पर एक कुछ दिया गया है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में अब इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा गया है आप लोगों से। अब दोस्तों सॉल्यूशन करूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए सीधा सीधा आपको आंसर बता देता हूं। ये आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, ठीक है। चलिएगा चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप बोलोगे तो इनका सॉल्यूशन भी करवा देंगे अगली वीडियो में। एक परिवार में 8 सदस्य हैं। ई एफ जी की माता है, ए ई का जमाई है, सी जी की पुत्री है, डी सी का नाना है, डी के एक पुत्र और एक पुत्री है, एच जी की भाभी है, बी एफ की भांजी है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि ए क्या कहेगा एफ को, ए पूछा गया है, तो जवाब हो जाएगा यहां पर जीजा साला। क्या जीजा या साला कहेगा। जो यहाँ पर 87 नंबर का क्वेश्चन है ये डिलीट कर दिया गया है। 88 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, 7 व्यक्ति दे रखे पी क्यू आर एस टी यू वी, एक पंक्ति में बैठे हुए, टी और यू के मध्य एक व्यक्ति है, वी पी के एकदम दाएं ओर है, क्यू यू के एकदम बाएं ओर है, एस और पी के मध्य एक व्यक्ति है, एस वी का पड़ोसी नहीं है, वी और यू के मध्य 2 व्यक्ति, आर पी के एकदम बाएं ओर है, कौन सा व्यक्ति पंक्ति में बिल्कुल मध्य में बैठा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जवाब हो जाएगा वी। दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आप सॉल्यूशन कर लिया करो साथ का साथ, ठीक है ना। थोड़ा या फिर वीडियो को रोक लो और फिर आप इसका सॉल्यूशन करो कि हाँ जो सर ने बताया है वो हमको समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना मित्रों। चलो अगले प्रश्न में चलता हूं आप लोगों के लिए। ये रहा अगला प्रश्न, एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है।
इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या बताइए जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देती है। यानी कि जैसे कैपिटल अक्षर वाले जो एबीसीडी होती है बड़े अक्षरों वाली, तो उसको आप दर्पण में देखोगे तो सेम टू सेम आपको कितने अक्षर दिखाई देंगे। जैसे कि ओ होता है ना, ओ ऐसा कैसा है दिखाई देता है कि नहीं देता, देता है। आई ये भी ऐसा कैसा है दिखाई देता है। तो यही पूछा गया है कि कितने ऐसे अक्षर है जो ऐसे के ऐसे ही दिखाई देते हैं, तो कितने होते हैं। कभी कभी छोटी एबीसीडी में भी पूछ सकते हैं, तो आप छोटी बड़ी सबका याद रखा करो ऐसी चीजें, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत बार एग्जाम में आ जाती है और कंफ्यूजन। ये सीधा आंसर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, सीधा होता है इसमें मामला। जवाब हो जाएगा 7 ऐसे अक्षर होते हैं दोस्तों जो क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या बदलती नहीं है। अगला प्रश्न 90 नंबर का, 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया जाता है। यानी छोटे छोटे 64 घन है, अब उनसे एक बड़ा घन बनाया गया है। कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे। यानी कि ऐसे कितने घन हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ना, वो क्या बोलते हैं जो अपने मतलब वो डाइस का जैसे आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम तो नहीं आ रहा, और बच्चे खेलते रहते हैं ना इधर उधर रंग मिलाने वाला, वैसे ही समझ लो उस टाइप का होगा। बीच वाले कुछ है जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। बताओ फटाफट, तो कितने दिखाई नहीं देंगे। तो किसी भी परिस्थिति में आपको 8 जो है घन दिखाई नहीं देंगे। अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ABC एक प्रतिस्पर्धा में दोस्तों 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4000 देते हैं। इसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी कितने देते हैं, 4000 रुपए देते हैं। परिणाम स्वरूप अब जो है ABC का जो नगद पुरस्कार का अनुपात है 5:6:7 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रतिस्पर्धा जो B है, तो B को कितनी राशि मिली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताओ फटाफट, जवाब हो जाएगा 8000 रुपये। कितने रुपए, 8000 रुपये। चलो अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी रही। भाई करना तो 5/3 की जगह क्या कर दिया, 3/5 कर दिया। अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी ना। अब वो गड़बड़ी कितनी हुई है वो बताना है आपको, त्रुटि कितनी हुई है बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा 64% क्या हो गई, त्रुटि हो गई, गलती हो गई। अगला प्रश्न, 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में से कम एक गेम खेलता है। 185 क्रिकेट, 165 हॉकी, 160 फुटबॉल, 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के सभी तीनों गेम को खेलते हैं। यानी कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये तीनों के तीनों गेम को खेलते हैं। अब बताना हो आपको, चलो बता दो फटाफट। जवाब हो जाएगा 20 ऐसे लड़के होंगे जो तीनों के तीनों गेम को खेलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। PYQ क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत खास होने वाली है ये क्लास। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी साथी है। अब आपको पता है आपकी एग्जाम डेट भी आ गई है, आ गई ना अभी एग्जाम डेट, 2 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। तो अभी से आपको पढ़ना भी होगा। चलो, यदि S एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और T इसी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा हो जाएगा जो सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए 95 नंबर का। अब यहाँ कुछ दिया गया है, अब इसको आपको सॉल्यूशन करना होगा। यहाँ दे रखा है, एक चार्ट दे रखा है, सारणी दे रखी है, 4 बल्लेबाज दे रखे हैं द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों का दर्शाया गया है। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला, यानी कि सबसे तेज रन बनाने वाला, ज्यादा रन नहीं, यहाँ पूछा गया सबसे तेज, यानी कि स्ट्राइक रेट सबकी सबसे ज्यादा। स्ट्राइक रेट होती है ना, अब मैच देखते होंगे आप लोग, बिल्कुल वही पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा हो जाएगी क्यों वाले की, किसकी, क्यों वाले। जैसे रन तो देखो आप इसके भी बहुत सारे, इसके भी रन तो बहुत सारे हैं और के, परंतु देखो यहाँ पर मामला क्या पूछा था जो मैंने बता दिया आप लोगों को, स्ट्राइक रेट पूछी थी। स्ट्राइक रेट है ना, वही बोलते हैं ना, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न है, यदि निम्न बटन की माध्यिका ए और बहुलक B संबंध 7 ब्रैकेट B - A = 9C को संतुष्ट करते हैं, तो C का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत शानदार आते हैं दोस्तों RS में।
आपको पता रहना चाहिए। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को करो तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। PYQ क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार RS एग्जाम में पूछा क्या जाता है, पढ़ना क्या है, पिछली बार क्या पढ़ा आया था। तो उनमें से कम आपको 10-20% तो क्वेश्चन एज इट इज मिलने वाले हैं, तो आपका आधा सिलेक्शन तो आप पहुंच जाते हो। मतलब कट ऑफ लगभग आपकी 80 के आसपास जाती है, 80, 85, 90 मान लो, लास्ट 90 मान लो, 90 नहीं तो 100 मान लो आप। तो इतने में से इतने लगभग कट ऑफ जाता है, नंबर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये इतने कट ऑफ जाते हैं, तो आप सोचो आपको नंबर कितने लाने, उनमें से लगभग 40-50 नंबर तो आपको, मैं जो PYQ क्वेश्चन कर लिया ना आपने उसमें आ जाएंगे। PYQ RS वाले केवल मैं और PYQ करवा दूंगा तो समझ लीजिए आपके सिलेक्शन हो गया फर्स्ट पेपर में। तो चिंता मत करो, आप बस मेरे साथ जुड़ जाओ। अगला प्रश्न है, एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाता है और शेष बचे मूलधन को 15% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद अंतर 480 रुपए है तो कुल मूलधन बराबर होगा। बताओ, जवाब हो जाएगा 12,000। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, यहां पर 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बताइए क्या होगी प्रायिकता। जवाब हो जाएगा ये वाला 369/625। अगला प्रश्न, राजस्थान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है। तो राज्य में कितने वेटलैंड है, 44 वेटलैंड है। अगला प्रश्न, राजस्थान प्रश्न है, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहां की जाएगी। तो कहां की जाएगी, जोधपुर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया गया है। तो किसको प्रदान किया गया है, आप लोगों को इसका जवाब देना होगा। सभी विद्यार्थी जवाब दीजिएगा फटाफट। जवाब हो जाएगा सभी का धौलपुर करौली अभ्यारण्य। क्या, धौलपुर करौली अभ्यारण्य 5वां अभ्यारण्य हो गया है हमारे राजस्थान का, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। चौथा अपना बूंदीवाड़ा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न से किस शहर में किया गया है। तो किस शहर में किया गया है, जवाब होगा बेंगलुरु में। कहां पर, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, एम पुरुषों और एन महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया गया है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे। यदि एम ग्रेटर देन एन तो इन सभी के बैठने की तरीका क्या होगा, बताइएगा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है। तो उद्गम लॉन्च किसने किया है, तो उद्गम लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, फर्स्ट यहां पर कथन दे रखे हैं 2 और इनके बारे में बताना है। टाइम पत्रिका के अनुसार MS राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया। बिल्कुल सही बात है। कथन दूसरा है, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे आप लोगों के। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसीसी को चुना है। तो ये अब दोबारा से नहीं पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, छोड़ दीजिए। अब ये भी नहीं पूछा जाएगा, आप इसे भी छोड़ दीजिएगा। करंट वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, अभी करंट के 2023 के नहीं आने वाले। अभी क्यों, अपने पास बहुत सारे हो गए 24 के, अब नई सरकार आ गई तो नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे मित्रों। इसलिए मैं PY की उन्हीं क्वेश्चनों को करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने के लायक है। तो अभी आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है 2024 और जनवरी 2025 की। तो आपको ये करंट अफेयर्स पढ़नी है जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक का पूरा निपटारा कर डालो, ठीक है ना। ये करंट अफेयर्स पढ़नी होगी आप लोगों को। अभी 2025 आया नहीं है पर पढ़ लेना, ठीक है ना। आज जब
भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया है? एक क्वेश्चन आ सकता है, शहीदी पार्क का उद्घाटन कहां किया गया था, ऐसा आ सकता है ना। तो जवाब हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न, ये हाल ही में जो शब्द है इसको हटा देंगे और तो सब कुछ आ ही सकता है। तो इक्वाडोरवासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था? ऐसा आ सकता है। तो जवाब हो जाएगा आपका यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? किया गया था, उदयपुर में किया गया था। अगला प्रश्न, इसे छोड़ दीजिए, ये 23 के क्वेश्चन है, इन्हें छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए। ये करंट वाले क्वेश्चन पढ़ लेना। करंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लगभग 10 से ज्यादा क्वेश्चन करंट के आते हैं मित्रों। ठीक है ना, देखो करंट के सारे क्वेश्चन, तो ये करंट वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना आप लोग। निम्नलिखित से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? जवाब हो जाएगा रेड टोंक से। निम्नलिखित से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो रेड टोंक से। आपको बता देता हूं, 15 के आसपास करंट वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं लगभग आरएस के एग्जाम, यानी कि 150 में से 15 तो आपके ये आ गए, बचे 135। तो आप सोच लो, आप लोगों को 15 क्वेश्चन पढ़ने होंगे। जरूरी है आप करंट पे ध्यान दो। आप करंट की हर महीने की बुक मंगा लो, या आप जो वीडियो वगैरह देखते हो तो वीडियो वगैरह देख लिया करो। मैं बता दूंगा कौन सी आपको क्या खरीदना है, चिंता मत करो। और पीवाई के क्वेश्चन तो पढ़ो आप, आरएस के नहीं, राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उनके पीवाई को आपको पढ़ना चाहिए। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वह था? जवाब हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक था जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त किया था और उसे साम्राज्य में मिला लिया था, तो विग्रहराज चतुर्थ। इन्हीं का नाम एक और मिलता है विशल देव। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासन काल में भारत की यात्रा की थी? तो अरब यात्री सुलेमान था, वो प्रतिहार राजा के शासन काल में भारत आया। कौन से प्रतिहार राजा के काल में? भोज प्रथम के काल में भारत की यात्रा में आया था। अगला प्रश्न, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बाव्या और मकबूल आलम निम्नलिखित से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे हैं? जवाब हो जाएगा झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है ये। प्रश्न है अगला, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? मत्स्य संघ का दोस्तों आपको पता है वृहत राजस्थान में विलय हुआ, कब हुआ? जवाब हो जाएगा 15 मई 1949 को। कब? 15 मई 1949 को। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार पद पर कार्यरत थे? तो मोतीलाल तेजावत पहले कहाँ काम करते थे? तो पहले काम करते थे जाडोल में। कहां पर? जाडोल में किया करते थे। अगला प्रश्न, जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और साबणिया बीकानेर में क्या समानता है? क्या समानता है आप लोगों को बताना है, बताओ फटाफट। तो यहां ताम्र उपकरणों के भंडार मिले जाडोल, कुराड़ा और साबणिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? प्रसिद्ध चित्रकार है कौन सा? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह किस राजा के दरबारी चित्रकार था? तो किस राजा के दरबारी चित्रकार था? तो ये था सवाई जयसिंह के चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो जो अग्नि नृत्य फायर डांस करते हैं ना, किसके द्वारा करते हैं? कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? जसनाती सिद्ध के जो संप्रदाय के लोग होते हैं वह करते हैं। कुवलमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का नाम उल्लेखित हुआ है? जो कुवलमाला नामक जो ग्रंथ है इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसमें किया गया 18 देसी भाषाओं का
उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल दास खिचड़ी वचनिका के लेखक है। अचल दास खिचड़ी वचनिका के लेखक हो जाएंगे चारण शिवदास। कौन है? चारण शिवदास। तो दोस्तों अब तक 130 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी ये भी अपने पास 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक दिन में पूरी वीडियो नहीं होती है तो 2 बार करके देखें, परंतु पूरी वीडियो को जरूर जरूर देखें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत मेलित है? यहां क्या लिख रखा है? गलत मेलित है। ठीक है ना, बताओ। तो आपको बताया रामदेव जी, रामदेव राय, तेजा जी, खड़नाल है पापू जी, कोल्लू है मल्लीनाथ जी। दोस्तों आपके गागरोण नहीं होगा, गागरोण आपके नहीं होगा, याद रखिएगा। गागरोण पापू जी है ना, मल्लीनाथ जी नहीं है। अगला प्रश्न, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहां आयोजित है? चंद्रभागा का जो मेला है, पशु मेला है, यह आपके झालरापाटन झालावाड़ में होता है आयोजित। अगला प्रश्न, कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग यानी कि पहाड़ वाला नहीं है? अरे सबको पता है, गागरोण का दुर्ग जल दुर्ग है, ओदक दुर्ग है। जल दुर्ग को ओदक दुर्ग बोलते हैं, तो गागरोण का दुर्ग काली सिंधु राव नदी के किनारे है। तो चित्तौड़, जालोर, सिवाना तो गिरी दुर्ग है, परंतु गागरोण वाला नहीं है। समझ में आयो आप लोगों के? कौन आयो? बिल्कुल, तो समझ में आ गया होगा, विश्वास करता हूं मैं। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? जवाब होगा जगतपति जोशी। क्या? सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज किसने की थी? तो सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी जगतपति जोशी। कौन सा पति? जगतपति जोशी। चलो अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? चलिएगा, जवाब हो जाएगा वाकाटक वंश से। किससे शादी करी थी? वाकाटक वंश से प्रभावती का विवाह किया था। अगला प्रश्न, बरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? बरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर प्यारा सा उदाहरण है? जवाब हो जाएगा शुंगकालीन स्थापत्य का, शुंगकालीन स्थापत्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? तो सोमदेव ने की थी। किसने की थी? सोमदेव ने। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी थी? कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी थी? तो ये दी थी अलसानी पेंडुडना। क्या हो जाएगा? अलसानी पेंडुडना। चलो अगला प्रश्न, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित में से किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? जय बताओ फटाफट। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित में से किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया था? जवाब हो जाएगा पंचमहल। क्या होगा? पंचमहल। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? जवाब होगा महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर को। पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था राज्यपाल से पहले हमारे राजस्थान में। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? जवाब होगा 1905 में। कब? 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? देखते लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय थे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो कौन सदस्य थे मित्रों? जवाब हो जाएंगे आप लोगों के इसमें
ऐसे करना है। चलो, तो सर तेज बहादुर तो नहीं थे, जस्टिस फजल अली थे, के एम पन्नी करते, हरदे नाथ कुंजरू है। तो ये तो आपका से 1 2 2 3 4 इसमें से ये सही होगा। अगला प्रश्न, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो राइन नदी, कुर्सी नदी, राइन नदी और एल्ब नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो ये उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? जवाब हो जाएगा सुहरावर्दी। क्या होगा? सुहरावर्दी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है यूरोप में। कहां पर? यूरोप में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करना है, आप लोगों को सही जवाब देना है। तो कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल। और नालगढ़ दूनी सभी दोनों में सबसे बड़ा है? गलत। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, ये भी सही है, यानी कि A-C-D सही है। अगला प्रश्न, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं तो तमिलनाडु तट, गुजरात तट नहीं करते हैं, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक। ये सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है मित्रों, चलता हूं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कौन सा सुमेलित नहीं है? झील और राज्य में स्थिति। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? भीमताल झील उत्तराखंड में, पुलकित झील तमिलनाडु में, लोकटक मणिपुर में, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो गलत ही ढूंढना था, मिल गया। अगला प्रश्न, आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो ये नहीं है कौन सा? मिडलैंड्स प्रदेश। तो दोस्तों मैंने ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। आप लोगों को 50 के 150 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप लोगों को ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा दिया मैंने 2023 जो आपके 1 अक्टूबर को आयोजित हुआ था। आशा करता हूं इससे पहले के क्वेश्चन की आपको जरूरत होगी तो आप कमेंट जरूर करोगे। और आपको बता दो 2 फरवरी को आपकी एग्जाम है, भूल मत जाना, आप तैयारी जारी रखिए। और PYQ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। यदि आपने PYQ नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, समझ लीजिएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप इनका अच्छे से ध्यान रखोगे और इन प्रश्नों को 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देखना ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। और आपको बता दूं, आप यदि सोच रहे होंगे कि जो है ये सर तो पैसे कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल डीमोनेटाइजेशन हो रखा है, कोई एड वगैरह नहीं आते हैं। तो आप ऐसा ना सोचे, ये केवल और केवल आपके भले के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हमारे को इस चैनल से कोई भी आमदनी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये मैं चाहता हूं कि मेरे भाइयों और बहनों के लिए कोई ना कोई हेल्पफुल हो जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और आप और भी चाहोगे तो मैं और भी PYQ जो क्वेश्चन हुए हैं आज से पहले जितने भी पेपर हुए थे 2023 से पहले, वो भी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा।